इतनी रिपोर्ट आ गई, किसी का भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और जांच के आदेश नहीं दिए। यही आरोप विपक्ष के किसी नेता या उनकी कंपनी पर लगते तब भी क्या ईडी इसी तरह चुप रहती? अब तो हालत यह हो गई है कि दुनिया के एकमात्र विश्वगुरु लेवल के देश भारत से भाग चुके ललित मोदी जी भी कह रहे हैं कि वे राहुल गांधी पर लंदन में मुकदमा कर देंगे। वक्त आ गया है कि ललित मोदी जी को ओबीसी के साथ साथ सबसे ईमानदार भी घोषित कर दिया जाए और इनकी पूजा शुरू कर दी जाए। जो आदमी भारत के कानून में यकीन नहीं रखता वो कह रहा है कि लंदन में मुकदमा कर देंगे। रोना आए भी तो मत रोइएगा। ललित मोदी जी को संक्षेप में मोदी जी ही कहा कीजिएगा, वरना लंदन से पहले भारत में मुकदमा हो जाएगा। इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने अदानी समूह को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। अब इनका कहना है कि मामला न्यायालय के अधीन है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अपनी जांच करने से रोका है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनके पास जो भी तथ्य हैं सुप्रीम कोर्ट के पैनल को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेबी के पास इसका अधिकार नहीं है कि वो शेयर के मामले में सार्वजनिक रूप से कुछ कहे या सार्वजनिक रूप से अन्य जानकारी दे। फिर सेबी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जाती है? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का अधिकार है तो अदानी से पूछे गए सवालों के जवाब तो दिए ही जा सकते हैं। किसने किस नियम के तहत इन सवालों के जवाब देने से मना किया है? सेबी से परोक्ष रूप से जुड़ी एक और खबर आई। 2011 से 17 के दौरान सेबी प्रमुख रहे यूके सिन्हा अदानी की कंपनी एनडीटीवी के बोर्ड में सदस्य बना दिए गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि जब सेबी एनडीटीवी की जांच कर रही हो तब ऐसे में सेबी के पूर्व निदेशक एनडीटीवी के बोर्ड में शामिल किए जाते हैं। भले ही 6 साल पहले वे सेबी छोड़ चुके हैं, मगर इससे क्या संदेश जाता है, क्या धारणा बनती है? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके क्या क्या कब्जा करोगे मोदी जी? क्विंट पर छापा अदानी ने खरीदा, एनडीटीवी पर छापा अदानी ने खरीदा, जीवीके पर छापा एयरपोर्ट अदानी ने खरीदा, नवयोगा पर छापा कृष्णापट्टनम पोर्ट अदानी ने खरीदा, अंबुजा एसीसी पर छापा अदानी ने खरीदा। मोदी का नारा है, ये देश नहीं बचने दूंगा। ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके बंदूक यहां रख के लोगों की फैक्ट्रियां छीनी जा रही हैं। 10 अक्टूबर 2018 को कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई और 6 अप्रैल 2020 को 1.5 साल बाद वो पूरा एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया। उसके यहां बंदूक रख के उसको कहा या तो दे दे और या जेल। तो वो अडानी ने नहीं खरीदा, वो मोदी जी के पास चला गया कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट। 10 दिसंबर 2020 को एसीसी और अंबुजा सीमेंट पे रेड हुई और 2 साल बाद 16 अक्टूबर 2022 को दोनों सीमेंट प्लांट मोदी जी के पास चले गए। 2020 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट का मालिक था जीवीके, उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड हुई, एफआईआर हुई और 1 महीने बाद मुंबई एयरपोर्ट जो है वो मोदी जी के पास चला गया, अडानी के पास चला गया। तो ईडी और सीबीआई पे रेड कराते हैं, उसको धमकाते हैं फैक्ट्री वाले को, कंपनी वाले को कि या तो जेल जा और या तेरी फैक्ट्री हमको दे दे। तो इस तरह से विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों का एक पैनल बनाया है। रिटायर्ड जज एएम सप्रे की अध्यक्षता में इस पैनल के सदस्य हैं केवी कामत, नंदन नीलेकणी, सोमशेखरन सुंदरन, ओपी भट्ट और जेपी देवदत्त। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, वित्तीय वैधानिक निकायों और सेबी प्रमुख को पैनल को सभी प्रकार से सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पैनल को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा है। आपको याद होगा कि जब कोर्ट ने सरकार से नाम मांगा तो बंद लिफाफे में नाम आया था, तब अदालत नाराज हो गई और लिफाफा लेने से मना कर दिया। विपक्ष ने इस कमेटी के नामों को लेकर ऐतराज जताया है और कहा है कि इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय दल से ही हो सकती है। गौतम अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था
क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बोलने पर पाबंदी लगाई है कि जांच होने तक इस पर कोई बयान न दिए जाएं? सवाल है कि क्या कमेटी इन सवालों की भी जांच करेगी जो इंडियन एक्सप्रेस, द केन, फोर्ब्स, द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट में उठाए गए हैं। रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनी में मॉरिशस की शेल कंपनी का पैसा है, वो किसका है? क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पता लगा रही है? पता लगाने की तकनीकी क्षमता रखती है? मॉरिशस, सिंगापुर और दुबई की कंपनियों और शेल कंपनियों की भूमिका के बारे में जो खबरें आई हैं, क्या यह कमेटी बिना जांच एजेंसियों की भूमिका या सहयोग के पता लगा सकती है? आखिर एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर रक्षा मंत्री ने बयान क्यों नहीं दिया? हम इस वीडियो में अदानी समूह को लेकर उठ रहे सवालों पर लौटते रहेंगे। मिडिल क्लास पर बहुत लोड है, वो अदानी समूह पर चुप है, इसे लेकर कई लोग उसे ताना मार रहे हैं। मगर मिडिल क्लास तो और भी बहुत सी चीजों पर चुप है। उसका सबसे बड़ा दुख है कि अपना दुख व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इतनी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, वो सड़कों पर नहीं निकला, तो अदानी पर चुप रहने के लिए उसे आप दोषी मत ठहराइए। आप केवल मीडिया रिपोर्ट से ही नहीं जानते कि कार बीमा, स्वास्थ्य बीमा, टर्म बीमा और ग्रुप बीमा सब महंगा हो चुका है। इनका प्रीमियम देते समय आपको पता चल जाता है। 2 साल पहले जो प्रीमियम दिया करते थे, आज उससे कहीं ज्यादा दे रहे हैं। संजीव सिन्हा की यह खबर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में है। इसमें बताया गया है कि जीवन बीमा का प्रीमियम महंगा होने जा रहा है। कारण दिया गया है कि कोरोना के समय काफी लोग मर गए और बहुत सारा क्लेम लिया गया, इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए जो बच गए हैं उनसे बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाकर वसूल रही हैं। मगर अब तो कोरोना का खतरा नहीं, या उस तरह से लोग नहीं मर रहे जिस तरह से 2020-21 में मर रहे थे, तो अब क्यों प्रीमियम बढ़नी चाहिए? दूसरा तर्क दिया गया है इस रिपोर्ट में कि बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो घर बैठे बैठे काम करने से डायबिटीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी आपको और हंसना है, सोफे से गिरकर कालीन पर लेट जाना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि स्वास्थ्य की स्थिति में गिरावट या धूम्रपान, शराब का सेवन आदि जैसी आदतों के कारण प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है। यही है राइट टाइम बेबी। धर्म के नाम पर राजनीति को अपना विवेक बेच देने वाली जनता को यह सब पढ़ाया जा रहा है। जनता पढ़कर पास भी हो रही है। वर्क फ्रॉम होम के कारण डायबिटीज की बीमारी हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो बीमा का प्रीमियम बढ़ाया जाएगा। जैसे दफ्तर जाने से, ट्रैफिक में फंसने से और काम के दबाव के कारण हाइपरटेंशन नहीं बढ़ रहा था, बीपी नहीं बढ़ रही थी और वजन नहीं बढ़ रहा था। क्या इस तर्क से बीमा का प्रीमियम बढ़ेगा? तब तो बीमा कंपनी के चेयरमैन को हर दिन स्टूल लगाकर चौराहे पर बैठ जाना चाहिए और जब भी ट्रैफिक जाम लंबा दिखे बीमा का प्रीमियम बढ़ा देना चाहिए। मेरी बात मान लीजिए, बाजार ने भी आपको जान लिया है कि आप धर्म के नशे में हैं। इन सब प्रश्नों को राजनीति की नजर से नहीं देखते, बल्कि धर्म के कारण बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस खबर को भी आत्मसात कर ही लेंगे कि 1 अप्रैल से कई 100 दवाएं महंगी होने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 11% तक दवाओं के दाम बढ़ जाएंगे। सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाएं सस्ती की गई हैं, मगर प्राइवेट अस्पतालों में जो दवा दी जाती है, क्या वो जन औषधि केंद्र से खरीद कर दी जाती है? बाजार की दवा महंगी होगी तो अस्पताल के बिल भी महंगे होंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की टीना थाकर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्टिव जैसी कई जरूरी दवाइयां अगले महीने से 12% तक महंगी होने वाली हैं। ये दवाएं इससे पहले एक झटके में कभी इतनी महंगी नहीं हुई। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के इस फैसले के बाद नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में शामिल 800 से अधिक दवाइयां महंगी हो जाएंगी।